सौरभ। वी आर गेटिंग लॉट मैनी कमेंट्स, ऑलमोस्ट 200 कमेंट्स आए हैं जिसपे यूजर जो अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस भी हमारे लाइव को सेशन को, वो आपको थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि आपने काफी सिंप्लीफाई करके समझाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों जरूरी है, और बहुत सारे मिथ्स भी आपने बस्ट करे। डॉक्टर राजीव ने बताया कि कैसे इस हैबिट को हम अपने लाइफ के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, कौन से वो 7 चीजें हैं जिसके थ्रू हम ये हैबिट्स को अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। सर इसी के साथ में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो काफी रेलेवेंट है, वो मैं पहले डॉक्टर सौरभ से पूछना चाहूंगा। एक इसमें कहा जा रहा है कि इंडियंस जो होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट्स। आपने कुछ तो इसके अंदर टच करे कि ऐसे क्विनोआ इज वन जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन ये हम नॉर्मली खाते नहीं है इंडियंस। तो क्या फिर हम किन चीजों के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं? सो ओवर टू यू सर। जी जी, ये ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे तक आता है कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि एनिमल प्रोटीन जो हैं वो प्रोटीन से भरे होते हैं और वो जिसको सुपीरियर या कंप्लीट प्रोटीन का नाम दिया जाता है, और वेज प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन का नाम लिया जाता है। अब ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का नाम दिया गया, इससे हमारे दिमाग में एक असेसमेंट आ गई कि इसका मतलब वेज में हम प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ये एक मान्यता बनी। और अगर आप किसी भी जिम बिल्डर को भी देखोगे, जैसे मैं काफी जिम के वीडियोस देखता हूँ, तो कहते हैं कि मैं ना 1 किलो बॉइल्ड चिकन खाता हूँ, 1 किलो ये खाता हूँ, तभी मेरे इतने मसल बनते हैं। अब ये ना एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं दूर करना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए। पहली बात तो जो मैंने बताया कि सिर्फ प्रोटीन पे जब हम फोकस करते हैं, बाकी चीजों को हम इग्नोर करते हैं खाने में, तो हमने ये किया कि हमने मारुति का गाड़ी खरीदी और हमने बोला कि एक काम करते हैं, मारुति गाड़ी का ना लेफ्ट वाला आगे का टायर कैसा है, हम उससे डिसाइड करेंगे कि गाड़ी लेनी है कि नहीं। हम सिर्फ टायर से नहीं डिसाइड करते, हम गाड़ी में हर चीज देखते हैं कि भाई इंजन क्या है, स्टीयरिंग व्हील क्या है, ये क्या है। तो कंप्लीट पैकेज की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे जब हम वेज प्रोटीन को देखते हैं वर्सेस नॉन वेज प्रोटीन, तो हमने ये बात करी कि टायर कौन सा अच्छा है, हमने कंप्लीट पैकेज देखा नहीं। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट। तो जब हम वेज प्रोटीन की बात करते हैं, इसको हम जैसे अगर दाल खा, जैसे हम छोले की बात करें, अब छोले में जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं कि जो हम बाहर से ही हमें लेना पड़ता है, अंदर हम बना नहीं पाते, इसको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब आप विश्वास नहीं करोगे, छोलों में ना ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड्स हैं, सिर्फ एक नहीं है, मिथियोनिन जिसको बोलते हैं वो नहीं है। अभी हमने इसके साथ में, छोले के साथ में जो बाकी चीजें वेज वाली खा ली, उसमें से हमने वो एक अमीनो एसिड तो मिल ही जाएगा। तो हमारा जब पूरी मील हुई तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो गई। पर हमने सिर्फ छोला वर्सेस बीफ की बात करी तो हम बोलेंगे बीफ इज सुपीरियर। पर हम थोड़ा ना सिर्फ छोले खा रहे हैं, हम तो एक इंडियन मील में क्या होता है, हम दाल भी है, हमने ये भी है, हमें ब्राउन राइस भी है, जो भी है वो मिलके हमारा कंप्लीट प्रोटीन बन गया। पहली बात तो ये, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरी बात हमने बताया फाइबर, फाइबर सिर्फ वेज में होता है, नॉन वेज में होता नहीं है ना, एंटीऑक्सीडेंट से वही होता है। तो पहली बात तो वेज इज सुपीरियर, इसमें तो साइंस की कहती है, साइंस है। अब वेज में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हाईएस्ट प्रोटीन सोर्सेज हम मानते हैं? सोयाबीन बहुत ही सुपीरियर सोर्स है, इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज एनीथिंग एल्स। काफी लोग कहते हैं नहीं सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, उसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं, उससे ये हो जाता है, ये गलत मान्यता, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज प्रिवेंटिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अगर सोयाबीन लेते हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम है, ठीक है। सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स। किनोआ, आप लोग से सबसे दरखास्त है मेरी कि किनोआ बहुत आसानी से मिलता है, आपको सिर्फ एक एक आपकी आंख होनी चाहिए कि भाई यहां से मेरे को सोयाबीन किनोआ खाना है, और किनोआ लेके आइए, बिल्कुल बहुत सुंदर बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। हम तो चावल की जगह किनोआ बनाते हैं और किनोआ में दाल डाल के खा लेते हैं, सारा प्रोटीन ही प्रोटीन हो गया वहां पे। तो हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये मानते हैं कि सोयाबीन ले ली, बीन्स, हर तरह की बीन्स एंड लेंटिल्स जो होते हैं वो बहुत सुपीरियर सोर्सेज हम मानते हैं। टोफू इज अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है, एक एडमामे बोलते हैं। अब ये सब नाम ऐसा हो सकता है काफी लोगों को तो पहली बार सुना हो एडमामे क्या होता है ना, बट क्योंकि हमने सोचा ही नहीं इस बारे में तो हमें लगा कि वेज सोर्सेज इंफीरियर नहीं है। ऐसा आप प्लीज इस पे रिसर्च करेंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। और आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, बस। तो आप 60 ग्राम के हो, तो आप 60 किलो के हो, तो आपको 60 ग्राम भी नहीं चाहिए एज अ नॉर्मल एवरेज। अगर कोई रनर करता है तो बात अलग है, रनर में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, बट ट्रेडिशनली अगर आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो तो हो सकता है आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़े, बट अदर उसमें आपको प्रोटीन पाउडर की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल खाने से सारा प्रोटीन मिल जाएगा आपको, और स्पेशली फाइबर मिलता है आपको, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो इनफैक्ट आपको डिजीज ज्यादा होगा। अगर ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो डिजीज होता है, ये किसी को नहीं पता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और है। आपने जब शुरू में ही बताया कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसे होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है, देन एम्प्टी बस का आपने देखा एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिर हमें जब भूख लगती है तो करें क्या, क्योंकि आदत तो यही बन गई है, हर थोड़ी देर में खाना खाने के बाद फिर से थोड़ी सी हाँ जी, भूख लग जाती है, और हाँ जी, अमूमन आदमी स्नैक्सिंग कर लेता है उसके अंदर, या चाय पी लेता है दूध वाली, या कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो ये भूख लगती क्यों है, क्या ये इसको हम yes। रोकना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जी, आप बताएं प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है, इसका बहुत अच्छा जवाब दूंगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट ना बहुत जल्दी यूज हो जाता है बॉडी में। तो जैसे जल्दी यूज हो गया तो आपको भूख लगेगी, सिंपल। 2 घंटे में बॉडी बोलेगी क्या ये तो यूज हो गया, जिसको हम सटाइटी का नाम देते हैं। एक वर्ड होता है सटाइटी। सटाइटी मतलब अभी मैंने कुछ खाया, कितने देर के बाद मुझे भूख लगी, इसको बोलते हैं सटाइटी। अगर आपने कोका कोला पिया 1 लीटर, आपको 5 मिनट तक आप बोलेगे पेट फट गया, पेट फट गया, 1 लीटर पी लिया मैंने। आप ना आधे घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी। वैसे ही आप 1 किलो गोभी खा लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, सलाद खा लो 1 किलो, अब बोलेगे फिर पेट फट रहा है, पेट फट रहा है, आपको ना 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। सो हंगर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने मील में फाइबर कितना खाया है। जितना फाइबर खाएंगे उतने देर बाद भूख लगेगी, पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, जितना फैट खाएंगे उतनी हंगर कम लगती है। जितना अगर आपने बटर खाया, जितना घी खाया, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। लेकिन आपने अगर सिर्फ येलो ऑफ द एग खाया, सॉरी व्हाइट ऑफ द एग खाया, फटाफट भूख लग जाएगी। सो सटाइटी जो है, सबसे कम सटाइटी कार्बोहाइड्रेट की है। तो हम सब कार्बोहाइड्रेट ही तो खाते हैं। एक परोठा खा लिया, 2 घंटे में फिर से आपको चाहिए। अगर आपने उसकी जगह पे ओट्स खाया होता, अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं सुबह ओटमील खाता हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओटमील खाया, या मैंने वो सौते सलाड आपको बताया था। अब विश्वास नहीं करोगे, 2 बजे मेरी मम्मी बोलती है लंच करना है, मतलब भूख नहीं लग रही यार। और सुबह अगर मैंने ब्रेड खा ली दूध के साथ, 2 घंटे में यार कुछ खाने को दिया, कुछ तो चाहिए, और कुछ तो चाहिए, क्या खाया, सेव। सेव क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फिर आधे घंटे में फिर भूख लग गई। अब बोलते मेरे से भूखा नहीं रहा जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, आपने खाना ही गलत खाया तो आपको तो भूख लगती रहेगी। सो चेंज टू फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड अ लॉट ऑफ फाइबर, तो भूख ही नहीं लगेगी। सर एक क्वेश्चन और है। करंटली कोविड टाइम चल रहा है, और मेरे को तो 20 साल हुए हेल्थ केयर ज्वाइन करे हुए, तो उस समय मेरी कलीग्स यही समझाते थे, सीनियर्स, कि आप अगर कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं खाली पेट ना जाएं, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा खाली पेट। और करंटली जो कोविड में हम यहाँ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या खाली पेट रहने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इन्फेक्शन के चांस वायरल या बैक्टीरियल के बढ़ तो नहीं जाते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ना, डॉक्टरों के लिए बड़ा रेलेवेंट है। मैं जब एमबीबीएस करता था ना, मेरे सीनियर सबसे पहले पूछते थे, भाई तू नाश्ता करके आया ना। मैंने एक बार बोल दिया नहीं, तो बोले वापिस जा कुछ खा के, अंडे खा के आ जा। तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं। अब मैंने वो मान लिया वो बात, अब मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था। आज मैंने पहली बार उसका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं 1.5 साल से कोविड के टाइम पे खाली पेट ही जाता हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं करता ही नहीं, है ना। मैंने ना एक्चुअली अपनी स्लाइड में एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा था कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी इम्यूनिटी कम होगी, उल्टा है ये, समझ रहे हो। अब अगर आप मोटे हो तो आपकी इम्यूनिटी 0 है। और ये ना एम्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है, एम्स दिल्ली, सबको पता होगा, उन्होंने एक स्टडी करी थी कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपको बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ मोटे हो, तो क्या आपको कोविड से आपके मरने का चांस ज्यादा है। उन्होंने बोला 3 गुना ज्यादा चांस है। सिर्फ मोटापे से आप मर जाओगे कोविड से। इसका मतलब मोटापे से क्यों मरे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो जितने आप पतले हो उतनी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो अभी मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैं पतला हुआ, पतले से मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो मैं हॉस्पिटल में खा के जाऊं या क्या ना खा के जाऊं, क्या फर्क पड़ा। इनफैक्ट जब मैं खा रहा था रेगुलरली तब मैं मोटा था। अगर मेरे को तब मोटापे में कोविड हो जाता तो मैं तो गया था। तो खाने से, ब्रेकफास्ट खाने से लाइक अ किंग, हम मोटे हुए,
इम्यूनिटी कम हुई, कोविड से आईसीयू में पहुंचे। सो जितना फास्टिंग करोगे, इनफैक्ट मैं बता देता हूँ, नोबेल प्राइज मिला इस बात पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे को ईयर याद नहीं है, आई थिंक 2016 की बात है। एक जापानीज है, उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ओजुमी ऐसा कुछ नाम था। उसने इस बात पे रिसर्च करी है, एक चीज हो जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी मतलब जितना भूखे रहोगे, ऑटोफेजी मतलब आपके बॉडी के अंदर जो गंदे सेल्स हैं, हार्मफुल वायरसेस हैं, वो मरते हैं कि नहीं। अगर आप फास्टिंग करोगे तो अंदर की गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाती है, वायरस मर जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसको ऑटोफेजी, ऑटो मतलब अपने आप ही खुद को खाना। तो हमारी बॉडी आपके खुद के वायरस को खा जाएगी। तो कोविड-19 का वायरस आप खुद खाने में सक्षम हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप फास्टिंग कर रहे हो। अब ये समझो कि फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए भी है, और वायरस को भी फास्टिंग से वायरस मर गया कि उसको खाना नहीं मिला। ऐसे हम लोगों को याद करवाते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है फास्टिंग से, कम नहीं होती। बाकी चवनप्राश से नहीं हो रही, बाकी काढ़ा पीने से नहीं हो रही। वो शॉर्टकट तरीके हैं भाई, सुबह 5 मिनट में इम्यूनिटी बढ़ गई। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे हो रहा होता तो मैं घर बैठे बैठे मैराथन नहीं कर रहा होता। एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत अच्छा आपने इसको आंसर किया, थैंक यू। शॉर्टकट बहुत अच्छे लगते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो कभी भी सही नहीं होते। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे से सब एक्सेप्ट करते हैं। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई ये बोलता है कि यार कोई ऐसी चीज बता जिसको खाने से पतले हो जाए। मतलब वही दवाई ढूंढते रहते हैं कि जिसको खाने, मतलब पतले होने के लिए भी लोग कुछ खाना ही चाहते हैं अल्टीमेटली। तो दैट इज सच अ पैराडॉक्स। ट्रू। दैट वाज इंटरेस्टिंग। सर एक ना वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बैठे रहना पड़ता है। और जो ये न्यू नॉर्मल है, इसके अंदर क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई आपको रात को मेल्स आती रहती हैं, फिर आप या तो 6 बजे स्टार्ट करते रिप्लाई करना, फिर सो जाते हो बीच में, एंड देर रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब इट्स नथिंग लाइक प्रीवियस टाइम जब हम रेगुलरली काम करते थे कुछ एक फिक्स आवर्स के अंदर। और उसके अंदर होता क्या है कि खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, भूख लगती रहती है। सुबह उठते भी ऐसा लगता है कि यार कुछ खा लिया है, थोड़ा सा ले लेते हैं, लेट्स हैव मिल्क और समथिंग। तो सर ऐसे में क्या कह रहे हैं, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर इसको कैसे मैनेज करें? मैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। जैसे एक्चुअली क्या हुआ, घर बैठे बैठे जब आप काम करते हो ना, तो एक तो शेड्यूल खत्म हो गया आपका, और दूसरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गए, और मोनोटनी जिसको हम कहते हैं ना, एक बोरियत आ जाती है घर में बैठ के एनवायरनमेंट में, चार दीवारी में कोई चीज करने में। तो एक मेडिकल साइंस का बहुत अच्छा फंडा है, बोरियत का सबसे आसान तरीका कुछ है, खा लो, इससे बोरियत दूर होती है। तो आप ना भूख से नहीं खा रहे होते, आप दिमाग की बोरियत खत्म करें, चाय दे दे यार, अरे ये दे दे यार, है ना। तो वो मोनोटनी आप दूर कर रहे हो। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि मुंह में कुछ मत डालो, बट क्या डाल रहे हो वो मैंने 4 चीजें जो आपसे बताई। मैं चाहूंगा कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप दिन भर में 6 ग्रीन टी पी लें, ये क्यों मुश्किल है? वो तो आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, बड़ी आदत नहीं है आपको, कुछ खाने की आदत है। मैं कहूंगा आदत डालिए पीने की, ठीक है। एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी लें, डिसिप्लिन ज्यादा लगता है घर में, ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये टर्न है ना कि मेहनत कितनी करी, रिटर्न कितना मिला। इंटरमिटेंट फास्टिंग में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गारंटी है, ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, मार्केट रिस्क से लिंक नहीं है, ये मिलना ही मिलना है रिटर्न, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सर आपने जो ये टी कॉफी का जिक्र किया है, हमारे एक फेसबुक यूजर ने कमेंट करके पूछा है कि इतनी टी कॉफी खाली पेट पियेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के पेट वैसे ही खाली होगा, तो एसिडिटी नहीं हो जाएगी या पेट में दर्द नहीं हो जाएगा? मैं इसलिए ना ग्रीन टी को बेटर मानता हूँ। ग्रीन टी में ना बहुत ज्यादा कैफीन नहीं होता, ठीक है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी में कभी कभी थोड़ा कैफीन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेमन वाटर को मैं अच्छा मानता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये लेस कैफीन वाले हैं, इससे एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एसिडिटी का पेशेंट हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। मेरे को बहुत एसिडिटी होती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी, मेरा विश्वास करिए, मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ इस बात का। मैंने एंडोस्कोपी तक कराई हुई है, इतना मेरे को एसिड होता था, ठीक है। और लोग कहते थे खाली पेट होगा तो एसिड तो और बनेगा। एसिड शुरू में 1-2 हफ्ते ज्यादा बनता है क्योंकि खाली पेट होता है, बट बॉडी ना बड़ी इंटेलिजेंट है। बॉडी बोलती है अरे खाना नहीं आ रहा, मैं एसिड क्यों बनाऊं भाई, एसिड क्यों बनता है, खाने के लिए तो बनता है। बट उसको आदत है ना 2-2 घंटे में एसिड बनाने की, क्योंकि आपने 2-2 घंटे में खाना खाना है। आपने बंद कर दिया तो बॉडी बोलेगी 2 ही बार आ रहा है तो मैं 2 ही बार एसिड बनाऊंगी। सो अल्टीमेटली 2-3 हफ्ते के बाद आपका एसिड लेवल कम हो जाएगा। Okay, thank you. I'll give it to Monica ma'am because she is getting our social media questions. तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे लेना चाहिए।
हाँ, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पे पढ़ रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मैं उनको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये वीडियो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये लाइव ख़त्म भी हो जाता है, तो वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं। और जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको ये मिलेगा नहीं, ये पूरी जानकारी हमेशा के लिए यूट्यूब और फेसबुक में रहेगी। और मैं उसके बाद ये क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, ज्यादातर जो लेडीज बड़ी हो जाती है ना, तो जैसे अगर उनके पीरियड्स खत्म हो गए तो सबको ना कैल्शियम की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो ज्यादातर लेडीज चाय छोड़ के दूध लेना शुरू कर देती हैं कि हमारी जो है कैल्शियम की कमी दूध से कमी होगी, पूरी होगी। तो अब आप कहते हो कि दूध नहीं पीना, तो अब इसमें क्या करना है? मतलब क्या मैं उनको जवाब दूं कि तुम्हें, वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं दूध से तो कैल्शियम बनता है। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सा हो जाता है। तो मैं आपसे एक साइंटिफिक इसके लिए जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मतलब मैं ना आपको दूध की मिथ अभी ब्रेक करने वाला हूँ। पहली बात तो एक मिल्क का बोला जाता था कि मिल्क हैज अ लॉट ऑफ कैल्शियम, तो दूध पियो तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब आपको ये विश्वास नहीं होगा कि एक स्टडी हुई जिसमें पता गया कि कौन से जो नेशंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा बोन फ्रैक्चर्स पाए गए। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात सुनने को मिली कि ऐसा कैसे हो गया, अभी हम तो हड्डियां में फ्रैक्चर बचाने के लिए कैल्शियम पीते थे भाई, दूध पीते थे। तो ये आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि जो काउ मिल्क होता है उसमें से पता है कितना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है? सिर्फ 15%, 15 से 20% मैक्सिमम। ठीक है, सो एनिमल मिल्क एनीवे चाहे उसमें कितना भी कैल्शियम हो, सारी कहानी तो एब्जॉर्प्शन की है पहली बात तो एब्जॉर्ब कितना हुआ ये तो पहली बात होगी। एब्जॉर्प्शन इतना कम क्यों होता है? क्योंकि साथ में विटामिन डी नहीं होता उसमें। विटामिन डी इज द वे कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कैल्शियम जो होता है ना, वो अभी आप जैसे अगर समझो कोई मेनोपॉज हो गई जिसके पीरियड्स नहीं है, अभी आप जो कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हो ना, सबसे अच्छा सोर्स कैल्शियम का जो होता है वो होता है वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं एक लिस्ट अभी इनफैक्ट मैं वही ढूंढ रहा था, मेरे पास एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है उसके लिए, तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ वो मैं स्लाइड की तरफ भी लेके जाऊंगा आपको। तो रिचेस्ट सोर्सेज जिसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो वेजिटेबल्स में होता है रादर देन मिल्क। तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करने वाला हूँ, मैं जस्ट मेरे को 2 सेकंड दीजिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक स्लाइड आपको बस दिखा रहा हूँ कैल्शियम के बारे में, आपको एक शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको कैल्शियम का समझ में आए। शेयर हो गई या नहीं हुई डॉक्टर राजीव? हो गई। पता नहीं ये वही आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, अगर इसकी रेजोल्यूशन देख पा रहे हो? फूड सोर्सेज बायो अवेलेबल कैल्शियम, ये हाँ, दिख तो रहा है। अगर पढ़ पा रहे हो तो ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ये सबसे रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है। ब्रोकली, ब्रसेल स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नीचे आइए केल, कोलराबी, मस्टर्ड ग्रीन्स, रेडिश, अब इसके नीचे टर्निप ग्रीन्स, वाटरक्रेस, स्पिनच। अब ये जो है सबसे हाईएस्ट सोर्सेज एब्जॉर्प्शन के, ये परसेंटेज एब्जॉर्प्शन की बात हम कर रहे हैं कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि ऊपर अगर हम स्पिनच पे जाएंगे 51% एब्जॉर्प्शन है, ब्रोकली में 52% एब्जॉर्प्शन है। तो इसका मतलब हमारी एब्जॉर्प्शन जो है ये बेस्ट आपके वेजिटेबल सोर्सेज से हो रही है। और जो आपका एनिमल सोर्सेज है उससे पहली बात तो एब्जॉर्प्शन ही कम हो रही है, तो पहली बात तो जितना आपको कैल्शियम मिलना चाहिए उतना तो आपका मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैंने वो स्लाइड हटा दी है, तो डोंट वरी अबाउट कैल्शियम। अगर आप वेजिटेरियन फूड लेते हो जिसमें जी बॉम्ब्स की हमने बात करी, जिसमें जो ग्रीन्स होते हैं, ग्रीन्स ग्रीन्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपने सोचना नहीं है कि कैल्शियम कौन सा सोर्स है कौन सा नहीं है। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली क्रूसीफरस बोलते हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज। ठीक है, सोय फूड्स, सोयाबीन जिसको हम कहते हैं, बीन्स, बहुत सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है, आपको इनफ कैल्शियम मिलने वाला है। अब दूध पे डिपेंड हो गए तो दूध में क्या एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन से बहुत कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, आप मोटे होने वाले हो। ठीक है, जितना दूध पियोगे, बच्चे दूध ही पिए जा रहे हैं, दूध पिए जा रहे हैं, दूध पिए जा रहे हैं, बच्चे मोटे हो रहे हैं, कैल्शियम के नाम पे बच्चे मोटे हो रहे हैं। तो अब ये समझो कि पता है वो दूध जो भगवान ने क्यों बनाया? मोटा बनाने के लिए बनाया। जो बछड़ा होता है वो पतला होता है, उसकी माँ उसको दूध क्यों पिलाती है? भाई ये मोटा होना चाहिए ताकि ये सरवाइव कर जाए एनिमल किंगडम में। तो दूध बना ही मोटे होने के लिए है, जो उसका पर्पस था। पर हम तो वैसे ही मोटे हैं,
हम और क्यों मोटा होना चाहते हैं दूध पी के? कैल्शियम के नाम पे, जबकि कैल्शियम हमें मिलना उसमें 15-20% अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि दूध में बिल्कुल फाइबर नहीं होता। इसलिए तो टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने बस फैट निकाल दिया, फैट से कुछ दिक्कतें नहीं होनी थी। दूध इज द प्रॉब्लम, नॉट द फैट। ठीक है, तो कैल्शियम के नाम पे ये नहीं कर सकते, ये मिथ है। ओके, थैंक यू। मेरे को अब बताने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं क्या है, पिछले 4-5 साल से थोड़ा फिटनेस पे इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। तो वहां पे मैंने जो एक मतलब मुझे मेरे अपने दिमाग में डाल लिया था आपसे मिलने से पहले कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जैसे पनीर है या फिर क्रीम है, उसको हमें वेजिटेबल्स के साथ नहीं मिलाना। पर आप कहते हो कि पनीर हम खा सकते हैं, तो मतलब कि ठीक है मिल्क वेजिटेबल्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में हमें इतनी दिक्कत नहीं है जितनी मिल्क में, क्योंकि जब भी ओके। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आता है, फर्मेंटेशन में हमेशा क्वालिटी ऑफ फूड इंप्रूव्स। जैसे मैं घर में ना एक चीज बनाता हूं, जैसे इंडिया में ना कांजी बनती है, कांजी, अगर आप लोग बनाते हो तो। कांजी बहुत लोग घर में बनती है, वो गाजर से बनती है, जो फर्मेंटेड होता है, खट्टा होता है। कांजी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, क्योंकि प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं। जो भी खट्टी चीज होती है फर्मेंटेशन के बाद, इसलिए तो दही फर्मेंट हो गई ना, प्रोबायोटिक्स आ गए उसमें। तो इसलिए हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स आर बेटर देन मिल्क। ठीक है, जैसे मैं घर में बनाता हूँ, सौरक्रॉट बोलते हैं इसको, सौरक्रॉट। सो मैं घर में कैबेज से ना सौरक्रॉट बनाता हूँ। तो सौरक्रॉट बहुत अच्छी चीज है। किमची एक होती है, कॉम्बूचा एक होता है, ये सब ऑनलाइन मिलता है। ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाओगे, वो गट का बैक्टीरिया जो है, जो कोलोन में ना, कोलोन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें बैक्टीरिया होता है जो 98% है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप मोटे हो तो आपका, अगर मैंने बैक्टीरिया ले लिया ना वो कोलोन का एक फोर्सेप्स से, और एक पतले आदमी के पेट में डाल दिया, तो वो मोटा हो जाएगा। ये स्टडी है। तो किसी ने इसका लिखा मतलब हुआ है कि याकुल्ट पी सकते हैं क्या हम, क्योंकि उसको भी। नहीं, मैं इसमें ना बहुत बहुत कन्विंस हूं इस बारे में। कभी भी जो भी आपको चीजें बॉटलों में मिलती है वो खराब है, सिंपल। भगवान कभी भी ना बॉटल में नहीं चीज देता, नहीं तो लटकाने के लिए वो ऑरेंज नहीं दे रहा होता, ऑरेंज जूस लटका रहा होता। इसका मतलब वो हमारे से तो ज्यादा अक्लमंदी होगा। ठीक है, तो जो नेचर ने चीज दी, जिसमें ह्यूमन हैंड कम है, आदमी का हाथ गंदा हाथ है, इतना मैं मानता हूं। जितना आदमी का हाथ लगेगा ना, चाहे वो इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट में दे, ओ द हेल्दीएस्ट हार्ट, हेल्दी, एडेड विटामिन, एडेड फाइबर, ये नॉनसेंस है। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स केलॉग्स ने बनाया था। केलॉग दो भाई थे जो बोलते थे एक काम करते हैं, इनको उल्लू कैसे बनाए, एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट को ना एक डब्बे में डालते हैं, कॉर्नफ्लेक्स 2 मिनट में बनता है ना, बट गंदा है। इसको केलॉग्स फिनोमिनन कहते थे। ठीक है, तो जिसमें मेहनत लगती है ना वो बेहतर है। तो दही में वही बात हो गई ना, जब आपने याकुल्ट में सिर्फ प्रोबायोटिक ली, तो वही आपने मारुति का लेफ्ट टायर देखा कैसा है। खाने में अगर मैं किमची खाता हूं तो सिर्फ प्रोबायोटिक थोड़ा ना मिल रहा है, विटामिन, मिनरल्स, कितनी चीजें हैं खाने में, होल फूड। तो अपनी सारी प्रोबायोटिक्स होल फूड से लीजिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को तोड़िए नहीं, तोड़ के अलग अलग खर्चा करके लीजिए नहीं। मैं हमेशा इतना बुरा मानता हूं, मेरे छोटी डॉटर है, उसके स्कूल में उसको हफ्ते में मंडे को याकुल्ट का बॉटल देते थे। ये क्यों देते हैं पता है बच्चों को? आदत डालने के लिए, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का प्रिंसिपल है, कैच देम यंग। कैच देम यंग मतलब बचपन में पकड़ लो, उनकी आदत पूरी लाइफ टाइम नहीं जाएगी। बचपन में बता दो येलो नहीं खाना चाहिए, बचपन में बता दो याकुल्ट इज गुड, वो अपने बच्चों को भी बाद में ये देने वाले हैं। तो हमेशा ये हम कहते हैं, जैसे हम इसीलिए हम कहते हैं जितना भी ह्यूमन हैंड लगा है दूर जाओ। ब्रेड ह्यूमन हैंड लगा है, गोभी ह्यूमन हैंड नहीं लगा, गोभी। तो जो भी टेट्रा पैक में चीज आती है, जो सिल्वर फॉइल में आती है, जो प्लास्टिक्स में आती है, यूजली गलत है। गोभी प्लास्टिक में नहीं आती, गोभी गोभी है। तो मेरा ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप कहते हो कि जैसे कोई भी चीज नेचर में आती है वैसी खाओ, ठीक है। तो अब हम बादाम बचपन से ना भिगो के खाते हैं, तो उसका छिलड़ उतार देते हैं। तो क्या हमें बादाम छिलड़ उतार के नहीं खाने चाहिए कि नहीं एज इट नहीं इज खाने नहीं नहीं, चाहिए? मैं तो नहीं उतारता। मैं तो मैं तो सेब का भी नहीं उतारता।
ठीक है। और जैसे काफी लोग ना संतरा खाते हैं तो उसका ना ऊपर फाइबर यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भगवान ने वो फाइबर निकालने के लिए नहीं बनाया। आप बोलते पेस्टिसाइड है, अरे पेस्टिसाइड जितना जितना आप हवा में से ले रहे हो ना वो ज्यादा डेंजरस है, जितना पोल्यूटेंट्स एसपी जो वहां से ले रहे हो, एसपीएम है जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, लिविंग में आपने ज्यादा लेना है, वो उसके लिए आपने सेविंग करनी है पेस्टिसाइड की। उसको धो लो यार, कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी सक्षम है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करो, उसको छील छील के आपने उसको सब फाइबर खत्म कर देना है। और फाइबर ही तो सब कुछ है, फाइबर इज हेल्थ। मैं तो आज ये डिसाइड करता हूं, मैं तो खाने के टाइम पे ना जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए, बाय द वे जो गट बैक्टीरिया की बात करी उसका खाना पता क्या है, फाइबर। सो आप अपने लिए मत खाइए, उस गट बैक्टीरिया के लिए खाइए। जो उस गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है आपके लिए अच्छा है, जो उसके लिए खराब है आपके लिए खराब है, क्योंकि वो 98% है भाई आपका। उसके लिए एक ही चीज अच्छी है, फाइबर। और सारे फाइबर वेजिटेरियन फूड में, नॉन वेज में 0 फाइबर है। नॉन वेज में सिर्फ प्रोटीन है। प्रोटीन का क्या करना है आपने, फाइबर का करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके जो बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 बनाते हैं अंदर। आप बोलते विटामिन B12 चाहिए, B12 चाहिए, अरे वो बना रहा है ना अंदर, गट बैक्टीरिया बना देता है, वो विटामिन बनाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके अंदर फैक्ट्री ऑलरेडी है विटामिन बनाने की, वो बैक्टीरिया। आपने उसको मार मार दिया है एंटीबायोटिक खा खा के। और एक और चीज समझाता हूँ, लोग ना एंटासिड खाते हैं आजकल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल। पेंटोप्राजोल उस बैक्टीरिया को मार देता है जो आपके कोलोन में होते हैं, सोचो। सो जो लोग एंटासिड खाते हैं उसके गट के बैक्टीरिया खत्म हो चुके होते हैं। और अगर वो बैक्टीरिया खत्म हो गया तो आपको डिजीज होगा, जिसमें मेडिकल साइंस में डॉक्टर राजीव को पता होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। फैटी लिवर उस बैक्टीरिया से होता है, पेट के बैक्टीरिया से, इमेजिन करो। हार्ट डिजीज उस बैक्टीरिया से होता है। कोविड-19 कम होता है अगर वो आपका बैक्टीरिया ठीक हो अंदर, सोच सकते हो। उस बैक्टीरिया जो गट में है वो आपकी लंग की इम्यूनिटी डिटरमाइन करता है। अगर आपका गट बैक्टीरिया हेल्दी है, आपको कोविड-19 से डिजीज कम होगा, आपको एस्थमा कम होगा। विश्वास नहीं करोगे इस बात का। जो भी एस्थमा का पेशेंट, एक्जिमा का पेशेंट, सोराइसिस का पेशेंट मेरे पास आता है, उसका मैं गट बैक्टीरिया बेटर करता हूं। और गट बैक्टीरिया बेटर करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं अपने आप सोराइसिस का पेशेंट हूं, माई सेल्फ, ठीक है। मेरे को यहां पे सोराइसिस था जब मैं मोटा था, अब मैं पतला हो गया, देयर इज नो सोराइसिस, देयर इज नो सोराइसिस। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं नाउ, ये मैं अभी पेशेंट को देता हूं। फिर मैंने बोला भाई सोराइसिस का इलाज दवाई नहीं है, सोराइसिस का इलाज है वो बैक्टीरिया ठीक करो। और मुझे विश्वास है कि वेज फूड से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो बैक्टीरिया ठीक होता है। और वो बैक्टीरिया बनाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो आपके पूरे बॉडी को बिल्कुल सही बना देगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरी काफी क्वेरी सॉल्व कर दी। सो सारिका मैम, अब आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर सौरभ। आपको सुन के मैं पंखा चलाना भी भूल गई अपने कमरे का, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। एसी से बहुत सारे वो आते हैं नेट चलने में देखकर, तो हम लोगों को एज या आदत है हमेशा यूट्यूब में एसी बंद करके, तो आज मैं पंखा चलाना भी भूल गई, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत सारे मिथ्स मेरे खुद के दूर हो गए, क्योंकि इतने सालों से डाइट करते आ रहे हैं, ये सब करते आ रहे हैं। तो थैंक्स अलॉट। तो आज सर क्वेश्चन ये है मेरा सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि कोविड-19 है और हमारे पास, डॉक्टर राजीव के पास, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, तो कुछ लोग इस समय वैक्सीनेशन के लेके भी थोड़े से उनमें मिथ्स हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब मुझे भी हुआ तो मुझे भी लोगों ने बहुत सारी सलाह दी कि अब तो वैक्सीनेशन हो गया है तो तुम ना खाना बहुत खाना। और शायद मेरा लास्ट वीक में जो मेरा अच्छा खासा वेट चल रहा था, वो 1 किलो मैंने बढ़ा ही लिया क्योंकि डर गई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीनेशन के बाद डाइट कैसी लेनी चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं? मैं तो, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कोविड-19 का वायरस पिछले साल हुआ था, मुझे हो गया था, ठीक है। अब मुझे जब वायरस आया, मेरे को कोई सिम्टम नहीं आया था, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा लॉस ऑफ टेस्ट हुआ था बस। और वो जो लॉस ऑफ टेस्ट था उससे मुझे लगा कि मुझे हो गया। बट मैंने एक भी दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि चाहे कोविड-19 हो चाहे वैक्सीनेशन हो, मेरे को इम्यूनिटी बढ़ानी है, माउंट एवरेस्ट बनाना है मेरे को इम्यूनिटी को। और उसका एक ही तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो कभी नहीं छोड़ो।
आप उसको रेड्यूस कर सकते हो। पहले मैं मैक्सिमम 28 घंटे कर चुका हूँ, ठीक है, फास्टिंग। अब मैं करता हूँ 14 घंटे, क्योंकि अब मैं BMI 20 पे आ गया। तो ऐसा नहीं कि आपको 20-20 घंटे ही करने हैं, आप धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो, बट आपने ये बिहेवियर नहीं छोड़ना। अभी तो मुझे शुगर खा के उल्टी आती है, सच में। इसको, ये भी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं शुगर इंटॉलरेंस। आपका पेट दर्द होएगा शुगर खा के, क्योंकि आपका गट बैक्टीरिया एक्सेप्ट नहीं करता, बोलते ये क्या दे रहे हो, कचरा लेके आ रहे हो मेरे पास, ठीक है, क्योंकि शुगर इज एक्चुअली कचरा। बॉडी के लिए शुगर के रिक्वायरमेंट 0 है, पता है आपको ये बात? देयर इज 0 रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर इन योर बॉडी। बॉडी अपने आप ही वेजिटेबल से शुगर बना लेती है बॉडी के अंदर, जरूरत ही नहीं बाहर से शुगर डालने की। ये तो लोगों ने बना रखा है कि शुगर खानी जरूरी है, एनर्जी। अरे एनर्जी अंदर बहुत है। आप विश्वास नहीं करोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टिंग इज 382 डेज। बताओ, 382 डेज से उसने कुछ नहीं खाया, क्या वो मर गया? बिल्कुल नहीं। अंदर बॉडी में बहुत सिस्टम है। अगर आज आप नहीं खाओगे, आपके पास 2 लाख कैलोरीज है राइट नाउ इन योर सिस्टम। 2 लाख। अभी रोज की कितनी चाहिए होती है? 2000 कैलोरी। तो कितने दिन का स्टोर है अपने पास बताओ? 60 दिन का तो स्टोर अभी है आपके पास। आप बोलते हो अच्छा एक ब्रेकफास्ट नहीं किया, अरे हेडेक हो रहा है यार, चक्कर आ रहा है, खाने नहीं गया अंदर। एक ब्रेकफास्ट से कैसे आपको चक्कर? वो तो दिमाग बोल रहा है, शरीर नहीं बोल रहा। शरीर के पास है स्टोर्स। आप अंबानी हो आज भी, ठीक है। आप कितना भी बॉडी में फास्टिंग इज लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा दो भाई, कुछ नहीं होगा। अंदर पूरे रिसोर्सेज हैं, अंदर यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने बताया कि हमें जो रिफाइंड फूड में जैसे आटा है, ग्लूकोटेन है, वो नहीं लेना चाहिए, और हमें बाकी मिलेट्स का और ये सब चीजें लेना चाहिए। तो जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा खुद में भी अपना था, क्या इन सबको मिक्स करें, सिंगल सिंगल खाएं या कॉम्बिनेशन के साथ? सो प्लीज सर। मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा याद रखो 25-75, ठीक है। 25 कार्बोहाइड्रेट्स परसेंटेज, और वो 25% में रोटी प्लस राइस मिला के 25% हुआ, ठीक है। अब वो जो रोटी और राइस में ब्राउन राइस लीजिए, आराम से फाइबर मिल गया। और जो रोटी वाला पार्ट है उसमें आप कोशिश करिए जो मिलेट के फ्लावर्स मिलते हैं, रागी फ्लावर, चना फ्लावर। चना बहुत अच्छा है, आप चीला बना सकते हैं, ठीक है। सोया, आपने किसी चने का चीला बन जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने लेना है तो कोशिश करिए उसको मिक्स करने की। थोड़ा रागी ले लिया, थोड़ा बाजरा ले लिया, थोड़ा चना ले लिया, थोड़ा सोया ले लिया, इन एक आटा बना लिया उसका। इसकी मोटी रोटियां बनती है, पतली नहीं बनती जैसे हमारी गेहूं की ना टिश्यू पेपर की तरह टूटती हैं। आप एक उंगली से तोड़ सकते हो। आप बोलते हो अरे बहुत मुलायम रोटी, अरे मुलायम नहीं खाना होता। मुलायम जितनी खाओगे उतना फाइबर कम है उसमें, इसलिए तो वो हार्ड नहीं है। हमें आदत नहीं, हमें सॉफ्ट चीज चाहिए। हमें देखो खाने में भी मेहनत, हमें चबाने में भी मेहनत नहीं करनी। कितने हम लेजी हो गए। हम कहते हैं ज्यादा चबाना पड़ा मतलब नहीं यार मजा नहीं आ रहा, चबाना पड़ा। अरे चबाने में भी तुम्हें दिक्कत, मतलब वो तो मक्खन की तरह अंदर चली जानी चाहिए। मतलब जूस भी ना, ऑरेंज खाना नहीं, ऑरेंज जूस दे दो अंदर चले जाए बस, विटामिन सी। अरे विटामिन सी थोड़ी ना चाहिए होता है। तो जितना जो चीज चबानी पड़े उतना बेटर है। अब हम कहते हैं मोटी बन गई तो घी लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? घी लगाओ, घी इज गुड। लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिजीज होता है। लैंसेट का आर्टिकल है, सैचुरेटेड फैट इज नॉट द एनिमी। हार्वर्ड में लिखा है सैचुरेटेड फैट इज नॉट द एनिमी। आपने गलत एनिमी चूज किया। एनिमी इज द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर 25% में रहोगे तो आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपको हार्ट डिजीज होने का चांस 90% से कम हो जाएगा। डायबिटीज होने का चांस 95% से कम हो जाएगा। फैटी लिवर तो हो ही नहीं सकता। इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े बड़े डिजीजेस सिर्फ आपके मुंह में आप क्या डालते हो क्या नहीं डालते हो उससे खत्म हो जाएंगे। सो जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं होता, प्रिवेंशन इज द क्योर। बेटर देन क्योर नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज क्योर करना है तो डायबिटीज नहीं होना चाहिए। और कैसे नहीं होगा? एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया, रिफाइंड कार्ब से दूर निकल जाओ, रिफाइंड ऑयल से भी दूर निकल जाओ। रिफाइंड ऑयल भी उतने ही खराब है ना। तो वेजीज वेजीज वेजीज, बस वेजीज पे दुनिया, द फ्लेवर इन वेजीज इज, इसको रेनबो डाइट बोलते हैं। हर कलर होना चाहिए सौते वेजिटेबल्स में, येलो, ग्रीन, रेड, हर चीज में अलग अलग है। भगवान ने दे रखा है, चूज तो करो।
हमेशा मैं कहता हूं फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स के नहीं होने चाहिए दुनिया में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फ्रेंचाइजी होने चाहिए। अब 2 कदम में लेफ्ट में मैकडोनल्ड्स दिख जाता है। क्यों भाई? गवर्नमेंट की सबसे बुरी पॉलिसी पता है क्या है? पार्ले जी 5 रुपए में मिलता है, ब्रोकली 100 रुपए किलो। ये सबसे बड़ी गलती है। गंदी चीजें सस्ती होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें महंगी होती हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस वजह से हम बीमार हैं, क्योंकि इंडिया है ना, वो पैसा देखता है, पहले सस्ती चीज देखता है। ये हमारी टेंडेंसी है, बट सस्ता हमेशा लॉन्ग रन में महंगा ही पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन आपसे और डॉक्टर राजीव दोनों से ही है मेरा, कि जैसे अभी कोविड-19 का पैंडेमिक, और इस समय काफी इस बार का जो पैंडेमिक रहा है बहुत ही फियरफुल रहा है, तो इस समय हम काफी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, क्या हमें एक्सरसाइजेस, जो पेशेंट कोविड से इफेक्टेड हैं उन्हें इंटरमिटेड फास्टिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, या जो उससे रिकवर कर? डॉक्टर राजीव प्लीज गो अहेड। आप बताइए डॉक्टर राजीव। एक्सरसाइज तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कई बार जो है वो काफ़ी वीकनेस आती है, आपको अपनी बॉडी का सुनना चाहिए। कोविड जो है वो किसी भी तरह के कोविड जो है वो किसी भी तरह के ना वायरल इन्फेक्शन की तरह है। वो कोई स्पेशल वायरस नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन तो H1N1 भी होते हैं, हर्पीस जोस्टर भी होता है जिसमें आईज में या पीठ के यहाँ पे वो आ जाते हैं। मेरे को तो आईज में हुआ था 2 साल पहले, तो उसके बाद मैं 2 महीने तक नहीं भाग पाया था। तो आपको अपनी बॉडी की जरूर सुननी चाहिए और पहले आपको वॉक करना चाहिए। अगर आप और वो भी अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करे, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्सरसाइज करने के लिए। इसका सिंपल एग्जांपल है, किसी की हड्डी टूट गई है अगर, तो क्या आप उसे राय देंगे कि थोड़ी वॉक कर ले, थोड़ा मोटिवेशन ले ले, थोड़ा भाग ले? नहीं देंगे। तो उसी तरह अगर किसी का शरीर में जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उसकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, जैसे फास्टिंग में क्या हो रहा है, बॉडी को रेस्ट मिल रहा है और वो रिकवर कर रही है। उसी तरह एक इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है, उसके बाद बॉडी ने रिकवर किया है तो उसे रेस्ट की जरूरत है। जैसे एक्सरसाइज में भी हमने बोला कि 6 में से कम 1 दिन का रेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर 2 दिन का भी रेस्ट होगा तो चलेगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी की सुने। बट ये हाँ, ये भी बात सही है कि आप बहुत ज्यादा खाएं भी ना। ऐसा भी नहीं कि इतना कितना खाएं, वो डॉक्टर सौरभ बताएं तो बेटर है। आई विल से कि आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अगर वो चल सकता है तो वो चलना, कंफर्टेबल फील करता है, वो पहले भी आधा घंटा चल रहा था, अभी भी कंफर्टेबल फील करता है तो गो अहेड। अगर किसी को लगता है कि थोड़े सिम्टम आए हैं तो उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए तो डेफिनेटली उसे रेस्ट करना चाहिए। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है तो डेफिनेटली जब तक डॉक्टर उनको नहीं बोलते उनको रेस्ट करना ही चाहिए। और उसके बाद किसी को आईसीयू तक जाना पड़ा और वहां से वापस आए, उनकी लंग कैपेसिटी वैसी नहीं रही है, तो उनको पहले नॉर्मल रूटीन, क्योंकि इसमें कार्डियोलॉजिस्ट का एरिया होता है, वैसे ग्रेड 1 2 3 4। ये कहते हैं कि जैसे आप बिस्तर पर लेटे हैं तब भी आपका सांस चढ़ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, दैट इज ग्रेड 4। ग्रेड 3 में जैसे आप, मैं अगर ठीक बोल रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली शायद ठीक ही बोल रहा हूँ, या बाथरूम भी गए या नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं तब भी आपको दिक्कत आ रही तो ग्रेड 3 हो गया। ग्रेड 2 में थोड़ा एफर्ट लगेगा। ग्रेड 1 मतलब अगर आप भाग भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तब जाके आपको कहीं सांस चढ़ रहा है, अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, सब कुछ 200-300% होता है। बॉडी नॉर्मल डे के लिए नहीं बनी होती, वो इसलिए भी बनी होती है कि आपको पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भाग सकें। वो इसलिए भी बनी होती है कि कोई आपको पीटने के लिए आए तो आप भाग सकें। तो वो अचानक आपको एनर्जी बर्स्ट भी देती है, बट अगर जब आप बीमार होंगे तो आप उस एनर्जी बर्स्ट के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, अपने प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो इतना इशू नहीं आएगा, बट फिर भी अगर अब कोई आईसीयू से आया है और कोई ऑक्सीजन से आया है और कोई थकावट महसूस कर रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ठीक है, आप वॉक भी मत कीजिए। जो आप बाथरूम के लिए जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, जो घर में चल रहे हैं, उतने स्टेप्स भी आपके काफी है। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल फील करने लगेगा, आपकी बॉडी खुद बोलेगी। तो इसलिए बॉडी ना, हम सुनते नहीं है, हम बड़े इमोशनल इंसान है। हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते, हम अपने दिमाग की नहीं सुनते, बस हम अपने इमोशंस की सुनते हैं, चाहे वो खाते हुए हो या एक्सरसाइज में उल्टी चीज भी होती है। मैं 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ। कई बार लोग जब भागना शुरू करते हैं तो वो टाइम के पीछे ऐसा भागते हैं कि भागते ही रहते हैं बस, जब तक उनको चोट ना लग जाए। उनमें से मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, बट उसका एक डिफरेंट रीजन रहा है, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से था। तो हमारे ग्रुप में भी कई लोग थे कि वो भाग रहे हैं, उनका हार्ट जोन जो है वो रेड जोन में जा रहा है, 180 से ऊपर जा रहा है, बट रुक ही नहीं रहे क्योंकि उनको मर्द जैसा फील हो रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिस्पेक्ट योर बॉडी। बॉडी जब कहती है रेस्ट करना चाहिए तो रेस्ट करना चाहिए। खाने के लिए डॉक्टर सौरभ आप ही बताएं तो बेटर है।
मैं ना एक्चुअली जब पोस्ट कोविड में आजकल ये कहने लग गया हूँ कि ऑब्वियसली बहुत वीकनेस फील होती है, तो घर वाले ना एक चीज बोलते हैं हमेशा जो बहुत गलत है कि कॉम्पेंसेट करो। मतलब आपने अगर 7 दिन आप आईसीयू में थे, खाया नहीं ना, तो 7 दिन का अभी 7 दिन में 14 दिन का खा लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई डब्बा थोड़ी ना भर रहे हो कि खाली हो गया भरो, ठीक है, कि भाई ना अभी आपका लॉकर खत्म हो गया भरो भरो। अरे भरने से कुछ नहीं हो रहा, बॉडी ना आपकी वीक थी, बॉडी को ऐसे और स्ट्रेस मत डालो। रिमेंबर, फूड इज स्ट्रेस, ये सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना। फूड जैसे बोलते हैं ना, फूड इज लाइफ, फूड इज स्ट्रेस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि बॉडी को इसको तोड़ना है। हमें पूरा 1 साल एमबीबीएस में पढ़ाया था कैसे टूटता है फूड, ये तोड़ते हैं, ये एंजाइम यूज होता है, ये सेल के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है। तो बॉडी को स्ट्रेस नहीं करिए ज्यादा ज्यादा बार बार खाते। हम कहते हैं फिर 3 मील खाइए, ठीक है। और हमेशा हम कहते हैं रेनबो डाइट इन पोस्ट कोविड सिचुएशन। जितने कलर्स खाओगे, जितने कलर्स खाओगे उतना पोस्ट कोविड से निकलोगे। एनिमल फूड से बहुत दूर जाना है इन पोस्ट कोविड सिचुएशंस, ठीक है। तो 3 मील्स खाइए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीनों में 75-25 एंड रेनबो डाइट विद जी बॉम्ब्स। मल्टीविटामिन की कोई जरूरत नहीं है, जिंक की कोई जरूरत नहीं है, विटामिन सी की कोई जरूरत नहीं है। मैं भैया से मतलब डॉक्टर राजीव से 2 क्वेश्चन चैट में आया, वो पूछना चाहूंगी। एक तो नीलम जी लिखती हैं कि वो हर रोज 1 घंटा योगा करती हैं, तो वो कहती हैं योगा तो मैं करती हूँ, तो क्या मुझे साथ में वॉक भी करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, डांस कीजिए, योगा के साथ आप प्राणायाम भी कीजिए, तो इट्स ओके। अगर आप 30 मिनट्स वॉक करना चाहती हैं, 30 मिनट्स योगा करना चाहती हैं, तब भी ओके। अगर आप 60 मिनट भागना चाहती हैं, तब भी ओके। और अगर आप सिर्फ योगा करना चाहती हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि हैबिट के प्रिंसिपल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद है। जैसे मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, किसी को भागना पसंद है और किसी को चलना पसंद है। और ऐसा भी हो सकता है किसी के 2 बच्चे हैं, किसी को जिम पसंद है और किसी को डांस पसंद है। जिसको डांस पसंद है उसे डांस ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अगर आप लंबे तौर पे करने वाले हैं, आपको तभी कर पाएंगे जब आपको मजा आएगा। जैसे डॉक्टर सौरभ और मैं, हम दोनों ही डैम्स पे टीचर रहे हैं, तो हमें टीचिंग अच्छी लगती है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। बल्कि डॉक्टर सौरभ में से शेयर कर रहे थे कि somebody was asking कि सेशन के हम कितने पैसे ले रहे हैं, तो दिस इज अटर नॉनसेंस एक्चुअली, ही इज लाफिंग, यू कैन सी। तो हर चीज पैसे के लिए थोड़ी होती है। अब आपको मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है। अब हम 2 घंटे 15 मिनट हो गए हैं, अब ठीक है, मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लोग 200 लोग थे, बट काफी टाइम तक 140 ही टिके रहे, अभी भी 115 लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब उनको मजा आ रहा है, तो लेने दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पैशन होना चाहिए। अब जैसे आ, अब मैं अगर अपना भी एग्जांपल दूं कि मुझे भागना थोड़ी पड़ता है, मुझे जिस दिन नहीं भागना होता उस दिन कंट्रोल करना पड़ता है। तो दैट इज द वे। अगर लेकिन मुझे कोई बोले कि भैया तू जिम जाके बॉडी बिल्डिंग कर, तो मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर सौरभ डंबल भी करते हैं, मैं तो नहीं करता। तो इसलिए आप योगा कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, वही करिए, क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। बल्कि मैं ये कहूंगा, आप योगा कीजिए और दूसरों को भी योगा करवाइए। उसके बाद जो आपकी जिंदगी में चेंज आएगा ना, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। क्योंकि वो लोग आपका एक तो थैंक्स करेंगे, दूसरा वो कुछ और लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपका अपना एक ग्रुप बन जाएगा और आप सब एक दूसरे को योगा कराएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं घर वाले और सबसे बड़े दोस्त होते हैं घर वाले। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप डाइट में चेंज करेंगे ना, आपके घर वाले बोलेंगे हे भगवान, इन्होंने कौन सा वीडियो देख लिया, कौन सी किताब पढ़ ली, अब इनका दिमाग खराब हो गया है, अब ये कुछ भी नहीं करेंगे, अब तो ये कमजोर हो जाएंगे। अब जैसे मेरी वाइफ ने क्या करना शुरू किया, जब मैंने 97 से पहले 82 तक पहुंचा, मैंने बोला मैं 2 नहीं 1 ही रोटी खाऊंगा, रोटी का साइज भी पराठे से बड़ा होने लग पड़ा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ना सबसे ज्यादा दुश्मन तो घर वाले होते हैं आपको कई बार, और वो ना दिल से पसंद करते हैं आपको, कुछ बुरा नहीं चाहते हो आपको। ऐसे में आपके ग्रुप्स बहुत फायदा करते हैं आपको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप 21 किलोमीटर भाग के आएंगे ना, तो लोग बोले पागल हो गया क्या, 42 किलोमीटर तुम्हारा दिमाग सही है क्या, 50 किलोमीटर इतने तो साली मेरे से साइकिल नहीं चलती, मैं तो गाड़ी में तो बोर हो जाता हूँ 50 किलोमीटर। भैया हम नहीं बोर होते, हमें मजा आता है। मैंने तो 8 किलोमीटर साइकिल चलाई हुई है घर में, इसी कमरे में, बिना किसी म्यूजिक के और बिना कुछ टीवी सीरीज पे देखते हुए, सिर्फ मीटर पे देखते हुए कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, मेरी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, 8 घंटे चलाई है। क्यों कर पाया मैं? क्योंकि मुझे पसंद है। तो जो आपको पसंद है वो एक्सरसाइज बेस्ट है। शरीर हिलना चाहिए, जैसे मर्जी हिले, और डांस करते हुए हिले, योगा से हिले, तबाते करते हुए हिले, जुम्बा करते हुए हिले, एरोबिक्स करते हुए हिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हिलना जरूरी है। गाड़ी खरीदी है ना, तो चलनी चाहिए।
वो हाईवे पे चले, गलियों में चले, या जहां मर्जी चले, दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक और क्वेश्चन है, सोनिया दांग, होपफुली मैं सही नाम ले रही हूँ, वो पूछ रहे हैं कि कितनी एक्सरसाइज करनी जरूरी है फैट लॉस के लिए, और कितनी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, मतलब सुबह शाम कैसे करनी चाहिए। तो ये देखिए, फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं, आपकी डाइट जरूरी है। आप कितना मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब मैं नाम लेने पे आ जाता हूँ, मैं इसलिए कोई नाम नहीं लूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जिन्होंने जिम किया और उसका वजन बढ़ाया, मैराथन की, फिर वजन बढ़ाया। और मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता था, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता था, मैं स्टार्टिंग में, अब तो नहीं जाता, मुझे भागने में पार्क में ज्यादा मजा आता है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोग क्या करते थे, 1-2 चक्कर लगाते थे। अब 1-2 चक्कर में आपने कितनी कैलोरी फूक ली? आप 1 घंटा चलते हैं तो 300 कैलोरीज फूकती हैं। आप एक गुलाब जामुन खाते हैं तो वो निपट जाती हैं। तो लोग क्या करते थे, 10 मिनट वॉक की, 2 पैटीज खा ली, बर्गर खा ली, फिर उसके बाद 2 सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, और 2 महीने हो गए मुझे आते हुए, मेरे तो 1 किलो वजन बढ़ गया। भाई, किसने कहा सुबह सुबह पैटीज और बर्गर खाने के लिए? इतनी तो सैर न की तुमने। तो मैं वही कोट दोबारा रिपीट करूंगा, एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू अनडू द बैड डाइट। जितनी मर्जी वर्जिश कर लीजिए, अगर आप घटिया खाना खाते हैं तो आपका वजन कम नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज की आपने देखा नहीं, आज का सेशन कैसे स्टार्ट हुआ, पहले डॉक्टर सौरभ, फिर डॉक्टर राजीव। डॉक्टर सौरभ 45 मिनट्स के प्लान थे और डॉक्टर राजीव 15। वो बात लगे कि डॉक्टर सौरभ 1 घंटा खा गए और मैं 30 मिनट। तो पहले खाना, फिर एक्सरसाइज, तो ये साइंटिफिकली रखा गया। खाया नहीं खाना उस खाने में हमने कुछ खाया। हाँ, सॉरी, हम फास्टिंग पे हैं। मैं तो दोपहर को लंच कर चुका हूँ 1 बजे। अब मैं कल सुबह खाऊंगा 9 बजे या 8 बजे, जो भी होगा। तो मैं अब हो गया हाँ, तेरा। तो हाँ, मेरा मेरा चैट तो पे एक और क्वेश्चन है, वो डॉक्टर सौरभ के लिए, उसके बाद गौरव आप टेक ओवर कर लीजिएगा मेरे लिए। डॉक्टर सौरभ, एक प्रेया शाह है, वो लिखते हैं कि मैं रोज ड्यूटी पे जाती हूँ और मैं ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ, तो अब आप मेरे को बताएं कि मैं अपने ब्रेकफास्ट को कैसे कार्ब से बढ़िया चेंज करूँ। बढ़िया, ये मैं वेट कर रहा था कोई पूछ ले, क्योंकि काफी लोग कहते हैं चलो बता तो दिया कि क्या नहीं खाना, अब ये तो बताया नहीं क्या खाना है ना। तो वो नेगेटिव, जैसे डॉक्टर राजीव बोलेंगे तुमने तो ये बताया ये नहीं करना, बट उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्या करना है वो तो बता दो। तो मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत परोठे वाला आदमी हूँ। मैं डॉक्टर राजीव को बोल रहा था मैं सक्षम हूँ 5 नान खाने के, मतलब ये उपलब्धि होती थी मेरी 5 नान। बटर नान सर या सिंपल नान? नहीं, बटर तो खाते नहीं थे ना, बटर से तो अच्छा। परहेज तो था ही ना। अभी मैं खाता हूँ बटर वाली, पतले पतले हो गया है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट इज, डर लगता था बटर से, बट नान से डर नहीं लगता, तो डर लगना चाहिए था नान से, बट डर लगता था बटर से। तो अभी मैं करता हूँ, अब पहली बात तो ये ध्यान जरा दें कि टेस्ट से कभी भी डिसाइड नहीं करिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सबसे बड़ी ह्यूमन काइंड की गलती है। मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकल रीजंस अलग छोड़ दो, इमोशंस का लिंक अलग छोड़ दो, और डोपामीन का अलग छोड़ दो लिंक। पॉइंट ये है कि आपका मेजॉरिटी डिसीजन न्यूट्रिशन के लेवल पे होना चाहिए, नॉट द टेस्ट। ये पहली बात। मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ ओटमील। हफ्ते में 3 दिन तो मैं ओटमील खाता हूँ। ओटमील कैसे बनाता हूँ, रात में आपने ओट्स लेने, इंस्टेंट ओट्स नहीं लेने, रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स लेना है, उसको भिगो देना है। 1 कटोरी अगर वो लिया तो 2 कटोरी पानी, वो रात को भिगो दिया, उसमें थोड़ा 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला। अब वो क्यों डाला, क्योंकि ओट्स में होते हैं फाइटेट्स, जिसको एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फाइटेट्स मतलब वो ना आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते ठीक से। सो एप्पल साइडर विनेगर से फाइटेट निकल जाता है रात में ही, तो ओवरनाइट भिगो दिया। अब मेरे से आदमी जो कुकिंग नहीं कर सकता वो ओटमील बना सकता है, तो आपके लिए हॉस्टल में तो बहुत सही चीज हो जाएगी, ठीक है। तो सुबह आप उठे, वो पानी आपने फेंक देना है क्योंकि उसमें फाइटेट्स हैं। आपने नया पानी डालना है और उसको उबालना है 5 मिनट, वही 2 गुना पानी डाल के 5 मिनट उबाल लिया। अब उसमें आप, ये आपका बन गया ओटमील, ठीक है। अब ओटमील में फिर आप फ्रूट्स काटिए, तो आपके फ्रूट भी घुस गए अंदर ही मॉर्निंग में। उसमें मैं एक डालता हूँ, 1 चिया सीड्स, 2 चम्मच चिया सीड्स, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स घुस गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ गया, फ्रूट आ गया, ओटमील में आपका ओट्स एंड फाइबर आ गया। ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक मील मैंने बता दिया आपको। दूसरी मील इज सॉटेड वेजिटेबल्स। वो प्रैक्टिकलिटी कितनी है वो देख लीजिए, बट मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग सब्जियां लेता हूँ, उसको सुबह चॉप कर लिया, ठीक है। चॉपिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आई फाइंड इट मेडिटेटिव। वो जो प्याज कटता है ना, मेरे को वैसा मेडिटेशन हो जाती है कि भाई हाथ नहीं कटना चाहिए ना। तो आप सोच नहीं सकते यार, टेंशन नहीं सोचते कोरोना का क्या हो रहा है, वो नहीं सोच सकते। आपको देखना कि प्याज काटते समय हाथ ना कट जाए, तो मेडिटेशन है एक तरह का प्याज काटना।
तो वो करी, तो वो आपने ना एक बाउल में डाल ली, उसमें थोड़ा सा कैन पुट सम घी और कोकोनट ऑयल वगैरह, उसमें आपने सारे सौते वेजिटेबल्स डाल दिए, आपने ऊपर सोय सॉस डाल दी, आपने हर्ब्स डाले, ऑर्गेनो डाल दिया, समथिंग यू पुट इन, एंड वो आपने खा लिया, बड़ा टेस्टी बनता है। ये सेकंड ऑप्शन आपको दिया मैंने। थर्ड ऑप्शन, आप इडली बना सकते हो, रागी इडली बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, अभी उसकी मैं रेसिपी नहीं जानता, वो मेरी वाइफ बनाती है। तो जो ये मिलेट इडलीज बनती है ना, मिलेट डोसाज, मिलेट इडलीज आर वेरी गुड, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन आपके आ गए। नाउ यू कैन ऑल्सो हैव फ्रूट्स, ओके, इन द मॉर्निंग। अगर आपको रोटी परोठा खाना है, समझो, ठीक है, तो देन हैव स्टफ परोठा, समझो खाना है, वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाना है तो पनीर डालो बीच में, गोभी डालो तो गोभी तो चली जाएगी अंदर। प्रॉब्लम इज दैट हम अगर परोठा खाते हैं तो हम सिर्फ व्हीट रोटी खा रहे हैं, व्हीट परोठा खा रहे हैं, कोई लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स आपकी रात की पड़ी हुई है तो वो यूज कर लो, ठीक है। सो दीज आर योर ऑप्शंस फॉर बेसिक ब्रेकफास्ट। मैं इनफैक्ट प्रेफर करता हूं हमेशा ब्रेकफास्ट नहीं खाना, क्योंकि मुझे ये पता होता है मेरे घर में लंच और डिनर बेटर क्वालिटी का बनता है देन ब्रेकफास्ट। ये मेरी एक सेल्फ रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को पता होता है लंच में देखो सब्जियां बहुत मिलने वाली है, सुबह ना मेरे को एक जुगाड़ मारना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी गाइडलाइन है कि ब्रेकफास्ट हटाओ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। जो ब्रेकफास्ट और लंच से खुश है, मैं भी खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिनर मत लो। स्पेशली जो रनर्स होते हैं, जो रनिंग करना चाहते हैं, जिम बहुत करना चाहते हैं, वो तो बोलता हूँ लोग सुबह ही करते हैं ना, मतलब फिर लो ब्रेकफास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट और लंच लो, डिनर हटाओ। लेकिन आप बोलोगे नहीं सुबह भागना भी है और रात को डिनर भी करना है, फिर आप मोटे होने वाले हो, चाहे कितना भी भाग लो, कुछ नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़े अच्छे से आपने, एक तो मेरे व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कितनी सिंपल लैंग्वेज में और एकदम रिलेट कर पा रहे हैं हम, जिस तरह से आप हम सबको समझा रहे हो। मेरे पास 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है पहले क्यों मैं पता है क्यों आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक ना डॉक्टर राजवीर को पता होगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस है ना, जो दारू, मैं तो दारू नहीं पीता, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि जो दारू पी रहा होता है ना बहुत, उसके बाद वो बन जाता है टी टोटलर कि नहीं पीना, उसको जर्नी पता है कि छोड़ने के टाइम पे क्या होता है। मैं भी नान खाता था ना, तो अल्कोहल ही था वो, ठीक है, अब मैं खाता सौते वेजिटेबल्स। तो ये जर्नी मैं आपके साथ भुगत चुका हूं। तो ये एग्जाम्पल ना किताबी एग्जाम्पल्स नहीं, ये लाइफ के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूं, डी एडिक्शन में कर चुका हूं। तो मैं भी एक शुगर एडिक्ट था, जिसको शुगर हॉलिक बोलते हैं या कार्बोहॉलिक बोलते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट के एकदम प्रिय हो गए हैं। हम बच्चों को भी ना मतलब डाइट कोला ले, बच्चे 0 कैलोरी, अबे 0 कैलोरी नहीं है, वो मार डालेगा उसको। सो डाइट कोला इज अल्कोहल फॉर द चाइल्ड। मैं देखता हूँ फ्लाइट में ना बोलते हैं बच्चा क्या लेगा तू, नहीं नॉर्मल कोका कोला मतलब उसमें कैलोरीज है, डाइट कोला लिए, अभी उसको बियर पिला रही है तू। डाइट कोला इज बियर, इट इज अ चाइल्ड्स बियर एंड ही इज गोइंग टू गेट एडिक्टेड। वो एडिक्ट होने वाला है, आपसे मांगेगा, फिर बोलोगे मेरा बच्चा बिगड़ गया। अरे तुमने ही बिगाड़ा है, उसको दारू पिलाया तुमने। एंड मेरी प्रॉब्लम ये है कि दारू के लिए आपको दुकान में जाना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि शुगर आपके किचन में है, तो दारू की दुकान आपने खोल रखी है घर के अंदर ही, वहां जाके फ्रिज खोल के उसने दारू लेना अंदर से। उसने आपने शुगर का लेना, गुड़ खाना है, गुड़ अच्छा खा ले भाई, कोरोना के लिए अच्छा नहीं, शहद शहद डाल ले, शहद डाल ले। अरे शहद इज अल्कोहल अगेन, वो वापिस मोटा हो रहा है भाई। फिर बोलते हैं जिम नहीं करता इसका, अरे वो एक्सरसाइज नहीं करता, अरे एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी फ्रिज, या फ्रिज इज द डिजीज क्रिएटिंग प्लेस। फ्रिज में आपके क्या है, इससे मैं किसी भी घर में जाके फ्रिज खोल के बता सकता हूँ इस घर में बीमारियां कितनी है। फ्रिज के अंदर क्या है, मेरे फ्रिज में होता है ब्रोकली, मेरे फ्रिज में होता है गोभी, कैबेज, मेरे फ्रिज में होता है डार्क चॉकलेट, 99% अमूल की आती है, 0 शुगर। मेरी 2 साल की बच्ची है, वो ना उसको मैं जब मुझे उसको डराना होता है ना, वो चॉकलेट उसके पास लेके जाता हूँ। उसको ये भी पता हो गया चॉकलेट इज वेरी गंदा टू टेस्ट, और ये होती है बिटर। तो उसको ये भी नहीं पता कि चॉकलेट इज सपोज टू बी स्वीट। वो बोलती ऐसा करती है वो चॉकलेट को देख के, क्योंकि उसको लगता है चॉकलेट ऐसी होती है जो मेरे पापा खाते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ थिंग। वो मैं अगर ना टेबल पे भी रखता हूँ तो कोई हाथ नहीं लगाता। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं उसमें, वो खाया करो डार्क चॉकलेट। इसमें मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर सौरभ से मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई टेक लंच, बिकॉज सुबह भागना होता है। तो अगर आपने भागना है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सुबह कुछ ना खाएं, और भागने से पहले भी आपको खाना पड़ेगा।
अब उस पे फिर हम लाइव किसी और दिन करेंगे, बट क्योंकि डॉक्टर सौरभ और मैंने डिस्कशन किया था उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, और वो चेंजेस करने के बाद बिना जेल और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो टैबलेट्स आती हैं जो कि मैं खुद बल्क में खरीदता हूँ, वो मैंने नहीं खाई और सक्सेसफुली मेरा रन काफ़ी अच्छा हुआ। और बल्कि ये भी होता है, जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो वो एब्स बनाना चाहता है, तो देयर इज अ सेइंग, एब्स आर मेड इन द किचन, तो एवरीथिंग गोज टू द किचन, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं? वैसे 2.5 घंटे तो हो एक गए। सेंटेंस बोलूंगा जो मेरे को अच्छा लगा था, इफ इट इज अ प्लांट ईट इट, इफ इट इज मेड इन अ प्लांट डोंट ईट इट। ठीक है, अगर फैक्ट्री में बना है तो नहीं खाना है, फैक्ट्री में बना है वो कम से कम खाइए, चाहे वो दिखने में कितना भी सुंदर लगे। और पैकेट पे ना कभी भी आगे पार्ट ऑफ द पैकेट से डिसाइड नहीं करना होता खरीदना है कि नहीं, बैक का न्यूट्रिशन लेबल होता है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना कैसे होता है। अब वो तो विटामिन सी है, विटामिन डी, अरे यार विटामिन डी सी से नहीं डिसाइड करना होता, ऊपर शुगर कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी है और फाइबर कितना, ये तीन ही चीज से डिसाइड करना होता है। आगे कुछ भी लिखा हो, आगे तो बेचने के लिए है, उसके कपड़े पीछे उतरते हैं, उतरे हुए कपड़े देखने होते हैं, चढ़े हुए कपड़े नहीं देखने होते जो आगे दिखते हैं। फिर सर एक बात बताओ, देखो आपने भी बीच में बात करी अल्कोहल की, फिर बात करी आपने की जो चीजें नेचर की फ्रूट एंड वेजिटेबल से बनती है। हमारे पास क्वेश्चन आए कुछ, विनीत ने पूछा फर्मेंटेड बियर, राजेश ने पूछा वाइन बिकॉज दे ऑल आर फर्मेंटेड लिकर्स, और पंकज ने पूछा कि साउथ इंडियन फूड। सो आई विल टेक ऑल थ्री इन वन गो। हाउ यू टेक इट एंड व्हाट यू सजेस्ट सर? क्या क्या वापस कहो, बियर इज फर्मेंटेड फूड। उन्होंने कहा फर्मेंटेड बियर इज गुड फॉर गट और नॉट, वन विनीत ने पूछा, राजेश ने पूछा वाइन बिकॉज इट फर्मेंटेड ग्रेप जूस, पंकज ने पूछा साउथ इंडियन फूड बिकॉज इट इज फर्मेंटेड ऑल टुगेदर, राइस एंड पल्सेस। साउथ इंडियन फूड में मैं पहले उसको लूंगा, मेरे लिए वो सिंपल है आंसर करना। सेकंड वाला टफ क्वेश्चन आपने एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया बियर वाला, उसको भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन तो जो साउथ इंडियन फूड इज डेफिनेटली मोर फर्मेंटेड, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज बेटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डू यू नो डायबिटीज इज मोर इन साउथ देन नॉर्थ। डेटा बोलता है साउथ में ज्यादा डायबिटीज है देन नॉर्थ, क्योंकि वो व्हाइट राइस ज्यादा खाते हैं, प्रॉब्लम हमारी वो है ना। एनीवे, अब दूसरे बियर की बात करते हैं। बियर में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है दैट इज गुड, है ना, कि ऑब्वियसली वो ईस्ट वगैरह से बनता है। बट बियर क्या है, बियर इज अल्कोहल, है ना। तो अब ये बात हो गई कि आपने इंसुलिन इंजेक्शन और गुलाब जामुन को मिला दिया, समझ रहे हो। एक आपकी अच्छी चीज है इंसुलिन या दवाई, और एक है गुलाब जामुन। आप बोलते हो नहीं हम तो ना गुलाब जामुन और इसमें ना ये देखो ना यार, इसमें इंजेक्शन भी है ना, इसमें तो इंसुलिन भी है ना, हम गुलाब जामुन को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप दो पार्ट है, एक फर्मेंटेशन है, एक बियर पार्ट है, अल्कोहल पार्ट है। अब आप बोल रहे हो नहीं हम तो फर्मेंटेशन वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, जबकि आप बेवकूफ बना रहे हो हमको। आप पीना चाहते हो दारू और एग्जाम्पल देते हो फर्मेंटेशन का। ये तो पता है क्या बात हो गई, लोग कहते हैं यार मेरे से तो चाय नहीं छूटती यार, चाय नहीं छूटती। फिर मैं पता क्या कहता हूँ, अच्छा एक काम करो चाय पी लो, उसमें शुगर मत डालो। अरे क्या फायदा यार फिर चाय पीने का। तो यू आर नॉट एडिक्टेड टू चाय, यू आर एडिक्टेड टू द शुगर इनसाइड। आप तो चाय का बहाना मार रहे हो चीनी पीने के लिए, ठीक है। तो आप दारू का बहाना बना रहे हो, फर्मेंटेशन का बना रहे हो दारू पीने के लिए। फर्मेंटेशन दही खाने में क्या दिक्कत है तुमको? घूम नहीं खाने, दारू नहीं है ना भाई। तो पॉइंट इज दैट, अच्छा एक बात मैं सीरियसली बता देता हूँ लास्ट में। अब ऑलरेडी यू हैव अ फैटी लिवर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपका लिवर तो वैसे ही खत्म हो चुका, फिर आप दोगे अल्कोहल। अल्कोहल इज द सेम थिंग, वो फैटी लिवर ही करने वाला है। तो आपके दो कॉज हो गए फैटी लिवर के, तो आपका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर आप रेडी रखो। अगर आपका ऑलरेडी बुक है कि भाई ये ना मेरे को देने वाला है, ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, पहले से बुकिंग कर दो कि ही विल गिव मी द लिवर। घर वालों को बोल के रखो भाई बाद में आवाज नहीं करना, मैं डाउन होने वाला हूं, मैं सुबह अपनी रोटियां भी खाऊंगा और रात को मैं दारू भी पीऊंगा, लेकिन सुबह में ना मैं भाग के जरूर आऊंगा भाई, मैं सुबह एक्सरसाइज जरूर करूंगा। कुछ नहीं होना, बुकिंग तो आपकी करनी पड़ेगी आपको। सर थैंक यू इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर देने के लिए। बट मैं अपनी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन जरूर एंड करूंगा। दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। हमारे कई सारे
व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी मदर 70 इयर्स की है, वो कर सकती है नहीं कर सकती। कोई पूछ रहा है कि हमारे बच्चे किस एज से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, कौन से वो ग्रुप्स हैं, कौन सी वो इलनेस हैं और जिनको आप कहते हैं कि इन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी मदर हैं 72, उनको दोनों लेग में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दोनों का ऑपरेशन बता रखा है। शी हैज लॉस्ट 15 किलोज ऑफ वेट। द ओनली वॉकिंग शी डज इज घर के अंदर, ठीक है। अगर उन्होंने 15 किलो जो वेट यूज किया, उनका जॉइंट पेन्स कम हो गया, अब ऑपरेशन डिले हो गया है। तो पहली बात तो कोई भी एज में कर सकते हैं, हायर एज की बात कर रहा हूं, उनके लिए तो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ही नहीं पाते बेचारे, और मोटे होते जाते हैं और ब्लेम करते हैं कि भाई चल नहीं सकते ना इसलिए मोटे हो गए, है ना। वो गलत बात है। बच्चों में हम यूजुअली कहते हैं कि अगर हम 18 क्रॉस कर रहे हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत रिलीजियसली कर सकते हैं। 18 के नीचे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम जब छोटे हैं तो बहुत एग्रेसिव नहीं करना। हम 3 मील अलाउ करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है गोल क्या है। अगर आप 15 साल पे मोटे हो तो प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग